सो आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे जो k1a है, ये k1a और ये k1a, इसको हमने x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे पूरा फैक्टर है साइन k1a प्लस कॉस k1a, ये पूरा फैक्टर p के साथ लेकर के ये y एक्सिस पर। अब देखो इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होगी। तो हमने यहाँ पर एक रेंज बना दी, ये रेंज है +1 की, और नीचे उतनी ही दूरी पर एक सॉरी कैसे करें इसको कैलकुलेट, हाँ जस्ट ड्रॉ करने दो, ये हमारी वैल्यू है -1 की। ठीक है, अब आप क्या करोगे, k1 की डिफरेंट वैल्यूज को देंगे हम, k1 a की डिफरेंट वैल्यू यहाँ रखेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है। तो जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ खास तरह से बनता है, वो मैं ग्राफ आपको दिखा देता हूँ बना के। इस तरह का, ये जो हमारा p है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है, इसमें जो साइन और कॉस के टर्म है, तो ये वेरिएबल नेचर के होंगे, तो इसको प्लॉट करोगे तो इस तरह का प्लॉट आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इसको एक डैश लाइन से कोई दूसरा ये ले लेते हैं, यहाँ पर अब हम एक लाइन इधर खींच दे और एक लाइन यहाँ खींच दे इस पॉइंट पर, और फिर यहाँ शुरू करो और यहाँ जहाँ कट कर रहा है यहाँ से ले लो, फिर यहाँ से करो, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से गड़बड़ी है, थोड़ा पार्ट गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो जा रहा है। ये जो है यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे होगा, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, यहाँ से ग्राफ हमारा थोड़ा सा इस तरह जाएगा ऐसे। तो ये जो है ना, ये नहीं है, ये जो लाइन है इसको ना माने, इसको हम इरेज नहीं कर पा रहे हैं, ये वाली लाइन आप ना मानो। तो अब देखो, अब अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे आएगी, कट कर दो। अब जरा देखो समझने के लिए, देखो यहाँ पर जब हम अल्फा k1a की वैल्यू रखना शुरू करते हैं तो k1a की हमने कोई ये वैल्यू जीरो से थोड़ी बड़ी रखी, जैसे k1a की वैल्यू जीरो से कुछ बड़ी रखी तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है, ये कुछ आ गई एक से ऊपर, मान लो एक से ऊपर ये 1.5 है, ये 1.75 आ गया, तो आपने यहाँ लिख दिया। जैसे जैसे k1a की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आया कि एक खास k1a के लिए जो y एक्सिस था ये 1 हो गया, उसके बाद जब आपने k1 की ये वैल्यू रखी तो 1 से घट के कुछ और छोटा हो गया, ये वैल्यू रखी तो 1 से घट के और छोटा हो गया, ये वैल्यू रखी तो माइनस में होना शुरू हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसा रीजन है जहां पर हमारी जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का मतलब क्या है, ग्रीन लाइन का मतलब है के ए की वैल्यू के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू। तो आप देख रहे हो के ए की डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई एक्सिस की वैल्यू +1 से नीचे आ गई और यहाँ -1 से ऊपर है। तो जो ये मैंने लाइनें खींची हैं ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये हमारे अलाउड सॉल्यूशन दिखा रहे हैं कि इस रेंज में जितनी k1a की वैल्यू होंगी वो सारी k1a की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी।
लॉजिक समझ रहे हो क्या है कि जब आपने K1A की जो ये वैल्यू इस रेंज में रखी, जो कि मैं यहाँ पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, तो इस रेंज में जितनी भी K1A की वैल्यू है उसको जब आप रखोगे तो आपका जो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये पूरा टर्म है, ये किसके अंदर रहेगा? +1 से कम रहेगा और -1 से ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये अलाउड सोल्यूशन है। यहाँ पर क्या होगा इस रेंज में, इसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इस रेंज में क्या होगा? इस रेंज में अगर आप Ka की वैल्यू रखोगी तो आप देखो सोल्यूशन बाहर निकल गया, -1 से छोटा हो गया, -1.2 या 1.1 हो गया। और हम जानते हैं कि राइट हैंड साइड की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब है इस ग्राफ में जो सोल्यूशन है ये कैसे सोल्यूशन है? ये नॉट अलाउड है। ये सोल्यूशन एग्जिस्ट तो है, यहाँ पर है, लेकिन हमारे सोल्यूशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उसके बाद फिर आप K की वैल्यू को और बढ़ाते हो तो फिर आपको K1A की ऐसी वैल्यू मिलती है जिनके लिए हमारा सोल्यूशन जो है वो -1 से बढ़ना शुरू होता है 0 की तरफ और 0 से बढ़ के जाता है 1 की तरफ। तो ये जितनी वैल्यूज हैं, जितने यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं अलाउड रेंज, अलाउड सोल्यूशन। फिर ये वाला जो पोर्शन शुरू हो गया आपके पास, तो इस पोर्शन में, इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर इस पोर्शन में, इस जगह पर आपके पास ऐसे K1A की वैल्यू है जिनके लिए जो y एक्सिस है ये 1 से ऊपर निकल गया, तो ये जो पूरा पोर्शन होगा ये भी नॉट अलाउड होगा। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जब हम अपनी इस इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास सर्टेन रेंज में जो K1A की वैल्यू होती है, उस सर्टेन रेंज में K1A की वैल्यू के लिए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इस जगह पर, फिर यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके अलावा बीच में ऐसी रेंज मिल जाएंगी जिनके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो बैंड थ्योरी में ये जितने भी अलाउड सोल्यूशन है इन्हीं को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। जितने भी अलाउड सोल्यूशन है ये सारे अलाउड सोल्यूशन एनर्जी बैंड कहलाते हैं। और जो उनके बीच में जो नॉन अलाउड सोल्यूशन है, इन नॉन अलाउड सोल्यूशन को ही हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो एक्चुअल में फॉरबिडन गैप क्या है? एक्चुअल में फॉरबिडन गैप क्रॉनिंग पेनी जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन में, उसकी फाइनल इक्वेशन में जो नॉट अलाउड कंडीशंस है उनको बिलोंग करता है फॉरबिडन गैप, और जो अलाउड कंडीशन है उनको बिलोंग करता है एनर्जी बैंड गैप। तो केपी मॉडल की रिजल्ट क्या है? केपी मॉडल सबसे पहली बात तो ये दिखाता है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल पीरियोडिक है तो उस पीरियोडिक पोटेंशियल में किस तरह का बिहेवियर शो होगा, ये केपी मॉडल शो करता है। दूसरा, केपी मॉडल क्या बताता है कि वो हमें एक मैथमेटिकल इंट्यूशन देता है, एक मैथमेटिकल थ्योरी देता है, जिससे हम देखते हैं कि जो अलाउड सॉल्यूशन है वही असल में एनर्जी बैंड है, और जो नॉट अलाउड सॉल्यूशन है वो उसी को हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं, उसको हम फॉरबिडन बैंड कहते हैं। तो जो अभी तक सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा, सेमीकंडक्टर में आपने बिल्कुल पढ़ा है कि एक कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन करते हैं वो रहते हैं। उसके नीचे एक वैलेंस बैंड होता है। वैलेंस बैंड क्या होती है? वो जगह होती है जहां बंधे हुए इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब तक किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनकी एनर्जी कहाँ होती है? वैलेंस बैंड में। लेकिन जब वो यहाँ से टूट जाते हैं, इस जगह से टूट गए, यहाँ से टूट के बाहर चले गए, यहाँ घूम रहे हैं कंडक्ट करने के लिए, फ्री है, तो उस समय उनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड में होती है। और इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको कि हम एनर्जी गैप कहते हैं, या इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि गैप को फुल करके ये फ्री हो सके।
तो इस चीज का ये तो एक सेंस हो गया नॉर्मली कि कैसे भाई गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाएंगे, गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से पार कर लेंगे। तो जहां गैप, ये फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है उसको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जहां पर ये गैप क्या होता है, लार्ज होता है। उसके अलावा जहां ये गैप जीरो को अप्रोच करता है उसको हम मेटल्स कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। उनके बीच में एक रेंज है जिसको कि सेमी कंडक्टर कहा जाता है, जिनमें गैप, एनर्जी गैप इंसुलेटर से कम होता है लेकिन मेटल से ज्यादा होता है। लेकिन ये गैप बनता कैसे है, इस गैप के होने के कारण क्या है? तो इसके होने के कारण इस क्रॉनिंग पेनी मॉडल से समझ में आता है कि वो सारे सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, जो हमारी इक्वेशन इसको फुलफिल करेंगे, फुलफिल करने का मतलब क्या है, राइट साइड की वैल्यू +1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। तो K1A इस टर्म की वो सारी वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रहा है, वो सारी वैल्यू जिनके लिए हमारा सोल्यूशन जो ग्रीन कलर की लाइन है ये +1 से कम है और -1 से ज्यादा है, इसीलिए सारे अलाउड सोल्यूशन कहलाएंगे। उसके बाद ये K1A की वैल्यू देखो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने K1A माना है, ये K1A की वैल्यू देखो, इनके लिए लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो -1 से छोटा होगा। देखो यहाँ जो बाहर लाइन निकल रही है क्या दिखा रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो -1 से छोटा हो गया, तो इसको हम कहेंगे नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड है इस तरह के सोल्यूशन। फिर आप K1A की वैल्यू को बढ़ाओगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ग्राफ इस तरह से ग्रीन कलर फिर ऊपर बढ़ना शुरू होगा, यानी -1 से वैल्यू बढ़ रही है और +1 तक जा रही है। तो -1 से +1 की वैल्यूज के बीच में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको अलाउड स्टेट कहेंगे। तो जितने भी अलाउड स्टेट आ रहे थे, ये भी एक अलाउड स्टेट होगा, फिर बैच में गैप होगा, फिर यहाँ अलाउड स्टेट मिलेगा। तो जितने भी अलाउड स्टेट मिल रहे हैं इन सबको हम एनर्जी बैंड कहते हैं, और अलाउड एनर्जी के बीच में जो गैप दिख रहा है इसी गैप को हम फॉरबिडन गैप कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से क्रॉनिंग पेनी ने मैथमेटिक्स की सहायता से काफी सेटिस्फैक्टरी तरीके से इस पूरी पोटेंशियल बिहेवियर को उन्होंने समझा दिया था। और ये एक अच्छी थ्योरी मानी जाती है, अपने समय की पॉपुलर थ्योरी। आज भी इस थ्योरी का हम रेफरेंस लेते हैं तो समझाने के लिए कि आखिर बैंड क्यों बनते हैं। तो ठीक है, तो ये है हमारे पास सारा हॉल इफेक्ट का, वो सॉरी सारा क्रॉनिंग पेनी मॉडल का। नाउ नेक्स्ट इज हॉल इफेक्ट। अगला हमें समझना है हॉल इफेक्ट क्या होता है। उसका मैं अभी 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 जस्ट क्लास खत्म होने के बाद हम हॉल इफेक्ट का और क्रॉनिक पेनी मॉडल दोनों के नोट्स आपको दे देंगे, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। देखो ऐसा है कि करीब 1860 के करीब की बात है। इवन 1860 में तो खैर हॉल काम करना शुरू किए थे, एक तरह से कह लो कि वो अपनी एकेडमिक पूरी कर रहे थे। 1890-95 आते आते, या बहुत ही प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो 1897 में हॉल जॉर्ज हॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। प्रयोग में क्या किया, उन्होंने एक सेमी कंडक्टर का या एक अलग मेटल का टुकड़ा लिया, इस तरह का एक मेटल का टुकड़ा लिया। इवन हम इसको ऐसे ना बनाएं, इसको हम ऐसे ना बनाएं, थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। हम इसे ऐसे कहते हैं कि इस तरह से ये हमारा सेमी कंडक्टर का टुकड़ा है, सेमी कंडक्टर का टुकड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मानना है हमें, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसे मान लो जेड एक्सिस, और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो इसमें हमने बैटरी जोड़ दी, बैटरी जोड़ने की वजह से यहां पर एक्स डायरेक्शन में करंट डेंसिटी आ गई। फिर हमने क्या किया, हमने जेड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। मान लो इधर नॉर्थ रख दिया होगा, इधर साउथ रख दिया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अब आपने अपने मटेरियल में क्या किया, आपने अपने मटेरियल में जो सॉलिड मटेरियल था स्लैब नुमा, इसके अंदर एक एक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कराई, और इसको करंट फ्लो कराने के लिए हमने कोई बैटरी लगाई होगी प्लस माइनस, तभी तो करंट फ्लो की, और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। जब ये सारा इंतजाम कर दिया तो जैसे ही करंट का फ्लो यहाँ शुरू हुआ,
करंट के फ्लो शुरू होने के साथ ही इमीडिएटली आप कह सकते हो कि जो हमारा ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा इस सेमीकंडक्टर में जो पिछड़ा वाला हिस्सा था, इस पिछले वाले हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, और जो ये फ्रंट वाला हिस्सा था, ये जो फ्रंट वाले हिस्से पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। तो जैसे ही आपने करंट फ्लो कराना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही, तो हमारे मटेरियल के अंदर दो अपोजिट सरफेसेस पर, एक ये सरफेस एक ये सरफेस है, इस पे चार्ज इकट्ठा हो गए, और इनकी वजह से एक पोटेंशियल इकट्ठा हो गया। और पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। ये जो पोटेंशियल होगा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ पोटेंशियल कह लो या एक इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, यहाँ स्टैब्लिश हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई, इसको हम हॉल फील्ड कहते हैं, और इस हॉल फील्ड के जनरेट होने को हॉल इफेक्ट कहते हैं। तो क्या है भाई, एक बार फिर से समझो समरी इस पूरे हॉल इफेक्ट की। आपने क्या किया, किसी सेमीकंडक्टर के टुकड़े को लिया, किसी मेटल के टुकड़े को लिया, रेक्टेंगुलर बार को लिया, और उस रेक्टेंगुलर बार में आपने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह से फ्लो कराया कि इलेक्ट्रिक करंट हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जैसे यहाँ दिख रहा है। और आपने जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज ऑफ यूनिफॉर्म नेचर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया। उसके बाद अगला काम क्या किया, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इस करंट को फ्लो कराया, वैसे मटेरियल के अंदर एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, और इस नई इलेक्ट्रिक फील्ड को हॉल फील्ड कहा गया। और इस नई फील्ड के जनरेट होने की घटना को हम क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। अब इसे कैसे समझाया जाए, इस अपने जमाने में जो हॉल इफेक्ट ने प्रयोग किया था, तो लोगों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट को हम समझाएं कैसे, आखिर ये एक नई तरह की फील्ड बन क्यों रही है। उस समय इसको समझाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उस पर किस तरह का बल काम करेगा ये किसी को नहीं मालूम था। ये तो 1899 के पास आकर के जो लॉरेंज थे, लॉरेंज ऑब्जर्व करते हैं कि एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है उस चार्ज कैरियर, उस चार्ज पर जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है। और आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सीखा है, तो आपने लॉरेंज फोर्स कैसे सीखा है, E बराबर V क्रॉस B, ये है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रॉन के गति करने का अगर आपको व्यवहार मालूम है और आपको मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, उस क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास लॉरेंज फोर्स। लेकिन हॉल ने जब डिस्कवरी की थी, उस समय हॉल की डिस्कवरी के दौरान इस लॉरेंज फील्ड की किसी को जानकारी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है ये एक मिस्ट्री के फॉर्म में रहेगा। अब जरा समझो होता क्या है। होता यहाँ पर ये है, जरा लेट मी, आई एम गोइंग टू शो यू माई हैंड। जैसे आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से एडजस्ट करो, ठीक है, तीनों उंगलियों को। तो ये होता है एफ, ये होता है बी, ये होता है आई। ठीक है, अब क्या हुआ, करंट को आप ऐसे रखो इस तरह से, इस तरह से। तो एफ, आई होप आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर देखो इस तरह से। तो अंगूठा होता है एफ फोर्स को, फर्स्ट फिंगर होती है बी को, सेकंड फिंगर होती है करंट की दिशा को। तो करंट की दिशा को आप जेड की तरफ रखो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को जेड की तरफ रखो, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है उन पे लगने वाला बल। तो यहाँ पर वही है, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को, जैसे लेफ्ट हैंड को रखोगे तो ये अंगूठा है, नहीं नहीं, एफ एफ ये, अब इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है, जस्ट जस्ट देखो, जैसे आपने रखा, ये आपका हाथ है, ये फर्स्ट फिंगर है जो कि बी की तरफ है, तो ऊपर की तरफ करें इसको हम, डायग्राम ये अंगूठा बनाने वाला है, इसको हम ऐसे करें जैसे ये हमारा हाथ है, तो ये फर्स्ट फिंगर है, और ये जो सेकंड फिंगर है वो इस तरफ रहेगा,
सेकंड फिंगर है जो इस तरफ रहेगा और अंगूठा हमारा इस तरफ रहेगा। अरे आप अपने लेफ्ट हैंड को, जो सेकंड फिंगर है ये वाली उंगली, इसको जेड की तरफ रखो, बी को ऊपर रखो, तो अंगूठा क्या दिखाएगा? अंगूठा दिखाएगा, अंगूठा इस तरफ डायरेक्शन में होगा। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है एक्स डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, तो जो हमारा बल है वो बल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो जो हमारे मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे सरफेस पे इकट्ठा होंगे तो ये वाला जो सरफेस है वो निगेटिव हो जाएगा, और इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट जो होंगे, इंड्यूस चार्ज, वो अपोजिट फेस पे डेवलप हो जाएंगे, तो ये वाला फेस पॉजिटिव हो जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आपने कहा हमारी ई एच इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो गई है। तो जब तक हॉल ने इस इफेक्ट को देखा था उस समय लॉरेंज फोर्स नहीं था। तो लॉरेंज फोर्स की डिस्कवरी ना होने की वजह से उस समय लोगों को ये नहीं मालूम था कि आखिर ये हॉल फील्ड आती कहां से है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को ये मालूम चलना शुरू हो गया कि लॉरेंज फील्ड नाम की भी कोई चीज है जो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दिखाई जा सकती है, तो फिर लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो बच्चों ऐसा है कि जो लोग एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइंस के फील्ड में तो खास तौर पे उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्सपेरिमेंटलिस्ट नॉर्मली अपनी जिज्ञासावश कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट कुछ ना कुछ आते हैं। उन रिजल्ट्स के बाद अगला टास्क शुरू होता है कि आखिर इन रिजल्ट का मतलब क्या है, ये रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। अब उन रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास जो हमने किताबों में जानकारी पढ़ी है उसको हम वहां अप्लाई करना चाहते हैं कि चलो भाई देखते हैं अप्लाई करके। अक्सर आपकी बताई गई बात वहां अप्लाई हो जाती है तो आप कहते हो कि भाई हमने थ्योरी से द्वारा एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन कई टाइम ऐसा भी होता है कि हमारी थ्योरी उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को प्रूफ नहीं कर पा रही, उसको समझा नहीं पा रही है। तो इस बात से दो संभावनाएं निकलती है, या तो हमने प्रयोग गलत किया है या हमारी थ्योरी में कोई कमी है। तो जो थ्योरी वाले लोग हैं वो अपनी थ्योरी कमी को दूर करते हैं, और जो प्रयोग करने वाले लोग हैं वो प्रयोग को दोहराते हैं। लेकिन बार बार प्रयोग करने के बाद भी अगर इस तरह से नहीं होता है, वही चीज बार बार आती है, तो इसका मतलब है हमारी थ्योरी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी वही हो रहा था। हॉल ने जब अपना एक्सप्लेनेशन दिया उसमें लॉरेंज फील्ड की बात नहीं थी। लेकिन बाद में जब लॉरेंज फील्ड खोज ले जाते हैं तो वो हॉल इफेक्ट को मैथमेटिकल तरीके से प्रूव करते हैं। और जब हम इसकी मैथमेटिकल प्रूविंग देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमने एक और नई चीज यहाँ पर देखी, और वो होता है जो चार्ज कैरियर है इसके अंदर उनका व्यवहार, इन चार्ज कैरियर का बिहेवियर कैसा है। चलिए पहले वहां तक पहुंचते हैं। तो एनालिटिकल थ्योरी में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एनालिटिकल थ्योरी में हमें ये लिखना है कि जो लॉरेंज फोर्स है वो कितना होता है, Q माइनस चार्ज है, माइनस क्यू वी एक्स क्रॉस बी जेड। भाई इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड की तरफ है। आप जानते हो एक्स और जेड में 90 डिग्री कोण होता है, तो जाएगा माइनस क्यू वी एक्स बी जेड साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो एफ एल है वो क्यू वी एक्स बी जेड के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये फोर्स करेगा क्या? ये फोर्स इलेक्ट्रॉनों को, लेट मी चेंज द कलर, ये जो फोर्स होगा ये इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से अपने रास्ते से घुमा करके इस सरफेस पर लगाना शुरू हो जाएगा, पर इकट्ठा करना शुरू कर देगा। जब इकट्ठा करना शुरू कर देगा तो थोड़ी देर बाद इस सरफेस पर बहुत सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, और सामने वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे बाय द लॉ ऑफ इंडक्शन, या इंड्यूस हो जाएंगे। इससे हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगी जो ई एच आपने लिखा है। तो ये ई एच की वैल्यू क्या होगी? फोर्स ड्यू टू ई एच
क्या हो जाएगा, Q इंटू ई एच, एफ बराबर Q इंटू ई एच। तो जो Q इंटू ई एच है ये एग्जैक्टली बराबर होगा जो हमारी लॉरेंज फील्ड है। तो QH यानी लॉरेंज फील्ड का जो फोर्स है वो एग्जैक्टली बराबर होगा जो आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ई एच की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस वी एक्स बी जेड। तो ई एच असल में किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, वी एक्स और बी जेड के क्रॉस में। तो ई एच की जो डायरेक्शन है वो है वाई डायरेक्शन। भाई वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, तो हॉल इफेक्ट जो होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में होगा। एक चीज आपने और पढ़ी है, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी, जे बराबर होता है एन ई वी। यही तो होता है ना, जे बराबर जो होता है वो एन ई वी होता है। अब यहाँ पर जे किस डायरेक्शन में है, एक्स, क्योंकि वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में होगी। तो क्या करते हैं, यहां से वी एक्स की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे। तो यहां से वी एक्स क्या आ जाएगा, वी एक्स बराबर हो जाएगा जे एक्स अपॉन एन ई। हेंस वी गेट ई एच हॉल इफेक्ट इज माइनस जे एक्स अपॉन एन ई बी जेड। देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पर हमने ये सब वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ई एच बराबर ई एच इज इक्वल टू -1 अपॉन एन ई इंटू जे एक्स इंटू बी जेड। ये इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि आप लिख सकते हो ई एच प्रोपोर्शनल टू जे एक्स बी जेड, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको अगर हम आर एच कह दें तो उसकी वैल्यू है 1 अपॉन एन ई। देखो, अगर इस इक्वेशन को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह दें तो हमारे पास इक्वेशन सीधे तौर पे आ जाएगी, हॉल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप जितनी ज्यादा करंट को फ्लो कराओगे और जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, उसी अनुपात में, उसी हिसाब से हमारा जो हॉल हॉल फील्ड है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप पहले आर एच कैलकुलेट कर लो। आर एच क्या है, वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है वो है। आर एच कैलकुलेट कर लोगे तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल सकते हो। कैसे, देख लो, यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, आर एच की वैल्यू आपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर लिया, तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आप यहां से निकाल सकते हो। तो आर एच निकालने के बाद आप किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हम क्या क्या और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो थर्मल बिहेवियर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जो ऑप्टिकल बिहेवियर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो सब मतलब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा, कि हमें ये मालूम चल जाएगा कि विच टाइप ऑफ charge is dominating, which type of charge is dominating the conductivity of मीडियम। हमें ये मालूम चल जाता है किस तरह का चार्ज यहाँ डोमिनेट करने वाला है। कैसे मालूम चलेगा, बाय द साइन ऑफ आर एच, बाय द साइन ऑफ आर एच। तो आर एच की वैल्यू अगर निगेटिव है, इसका मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेटेड
बाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेमीकंडक्टर है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को एन टाइप कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और होल्स माइनॉरिटी में होते हैं। लेकिन अगर आज की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उस मटेरियल में जो डोमिनेशन है वो किसका चल रहा है, होल का। तो NH जो है इसको हम पी टाइप कहते हैं, जिसमें होल मेजॉरिटी में होते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसको पी टाइप कहते हैं। तो हॉल इफेक्ट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि उस जमाने में 1897 से लेकर 1900 बीच में, जब लोग एटम तक के कॉन्सेप्ट पे विश्वास नहीं कर रहे थे, एटम को होता है ये नहीं मान रहे थे, बोल्ट्जमैन से लेकर के बड़े बड़े एटॉमिस्ट लोग जो थे वो उसको अप्रोच कर रहे थे, उस जमाने में ये कह देना कि सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके पास दो तरह के गुण होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, उसमें चार्ज कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में हो तो वो एक अलग तरह का व्यवहार दिखाते हैं, होल अगर मेजॉरिटी में हो तो अलग तरह का व्यवहार दिखाते हैं। ये सारी चीजें उस समय के लोगों को एक साथ पचा पाना संभव नहीं थी। थ्योरी के माध्यम से सिर्फ ये कह देने से ये चीजें लोग स्वीकार न करते और ना कर रहे थे। तो इसीलिए जो हमारा हॉल इफेक्ट है ये एक ऐतिहासिक महत्व का भी रिजल्ट है। ऐतिहासिक महत्व का इसलिए क्योंकि इसी प्रयोग के को समझाने के लिए लोगों ने नई नई थ्योरी बनाई। तो लोगों ने जो थ्योरी बनाई वो किसके सपोर्ट में करते थे कि भाई देखो हॉल इफेक्ट है। तो जब ये कहा गया कि बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन खाली जगह अपनी जगहों को छोड़ करके इधर उधर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, और जहां जगह छोड़ते हैं वहां होल बन जाते हैं, तो इस बात पे विश्वास कैसे करे कोई। उसका विश्वास करने का कारण ये था कि देखो हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे हैं, खासतौर पे सेमीकंडक्टर के कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके की अंदर जिनके लिए हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। तो व्हाई हॉल इफेक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट इज दैट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोगों ने कंडक्टिविटी, थर्मल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये भी कैलकुलेट करना सीख लिया। इसकी वजह से हमें ये भी मालूम चला कि कौन से तरह की मैथमेटिक्स डोमिनेट करती है किसी हमारे क्रिस्टल के अंदर। और ये जब डोमिनेशन की बात आई तो ये भी पता चला कि उन चार्ज कैरियर में से हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं होल्स। याद रखो होल्स और इलेक्ट्रॉन एक खास तरह की कंडीशन है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से हमारे सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल के अंदर आती है। नॉर्मली तो ऐसा नहीं कहते, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब फ्री स्पेस में कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो पॉजिटिव आयन बन जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर केस में जहां कोवैलेंट बॉन्डिंग कंडीशन है, वहां पर वो आयन बनने की बजाय हम कहते हैं कि वहां पर एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक पोजीशन ऑफ होल वहां पर क्रिएट हो चुका है। Okay, so this is all about the Hall effect. It is a very not a very lengthy topic. It is a Hall effect, and its importance is nowadays. Its importance is more historical than the experimental. और आप लोग लैब में भी इस तरह का प्रयोग करते हैं जहां पर हमारे पास कुछ प्रोब है, सिल्वर का प्रोब है, जर्मेनियम का प्रोब है। तो सिल्वर एक मेटल है, उसको जब आप उस इंस्ट्रूमेंट में रखते हो हॉल इफेक्ट के, तो आप वहां उसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करते हो। चांदी है, चांदी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबको मालूम, बहुत छोटा सा चांदी का एक टुकड़ा वहां पर लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास प्रोब जो है वो जर्मेनियम सिलिका, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का है। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर पे फिर जब आप अपने करंट वगैरह से फ्लो कराते हो, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो उसके अंदर हॉल इफेक्ट जनरेट होता है, हॉल वोल्टेज जनरेट होता है, और आपको एक्सपेरिमेंटली वो हॉल का जो वैल्यू आई है उसको कैलकुलेट करना होता है। तो दिस इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिकल जो कि आप अपने हाथों से अपने सामने कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इस समय कंडीशंस इस तरह से है कि हम उन एक्सपेरिमेंट को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि दिस इज अ वेरी, मतलब एक इंट्रोडक्टरी एक एक्सपेरिमेंट है जो मटेरियल साइंस की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करता है। हालांकि हॉल इफेक्ट जो ये नया वोल्टेज जनरेट होने वाली बात है, इसको हॉल इफेक्ट कहते हैं। इसी का क्वांटम वर्जन भी है, इसको कहते हैं क्वांटम हॉल इफेक्ट। कैप्लिट्ज एक फिजिसिस्ट रहे हैं जिनको कि क्वांटम हॉल इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए
नोबेल पुरस्कार भी फिजिक्स का दिया गया था। उन्होंने ये देखा कि जब हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के साथ मटेरियल्स में लो टेम्परेचर वगैरह के कंडीशन को लगा करके जब उनके ऊपर हम पोटेंशियल लगाते हैं और हॉल इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो स्पिन होता है पार्टिकल का, स्पिन ऑफ पार्टिकल भी अरेंजमेंट दिखाता है। अभी यहाँ चार्ज का अरेंजमेंट दिख रहा है, फिर उस समय उस पर्टिकुलर स्टेट में यानी क्वांटम हॉल इफेक्ट में हम देखते हैं कि वहां पर हमारे पास जो जो हमारा सैंपल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है उनका अरेंजमेंट दिखता है। स्पिन बिकम्स, आप कह सकते हो कि स्पिन एक खास तरह से अरेंज हो जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। फ्रॉम टुमारो, from next class we will start some new topic of the syllabus. Okay, so have a nice day, and my laptop is almost drained out, so किसी भी समय ये क्लास यहाँ पर खत्म हो सकती है। चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।